क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब मणिपुर जाएंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मणिपुर जाने से डर क्यों लगता है और क्यों मणिपुर के हालात अब ऐसे हो चले हैं जो बीजेपी के डबल इंजन की सरकार के दावों से लेकर उस संवेदनशीलता की कलई खोल रहे हैं जिसका दावा बीजेपी के नेता गाहे बगाहे करते रहते हैं। नमस्कार, न्यूज बीट्स पर आज हर जागरूक भारतीय को यह खबर सुननी चाहिए और आखिर तक वीडियो देखिएगा ताकि मणिपुर भारत का अभिन्न अंग है बोलने वाली बातें सिर्फ बोलने तक सीमित ना हो बल्कि उसके बारे में सुनने, समझने और मणिपुर के साथ खड़े होने की क्षमता भी हमारे भीतर हो। मणिपुर में हिंसा का नया दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। आलम यह है कि मणिपुर की 60 सदस्यों वाली विधानसभा में अभी तक बीजेपी जिस ठसक से सरकार चलाती थी उस पर खतरा आन पड़ा है। नेशनल पीपल्स पार्टी के 7 विधायकों और 3 निर्दलीय विधायकों ने बीजेपी सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। 7 कुकी विधायक मई 2023 से ही सरकार से अलग हैं और इस बीच बीजेपी के ही 14 विधायकों ने मुख्यमंत्री बीरेन सिंह को हटाने के लिए पीएम को खत लिखा है, लेकिन बीरेन सिंह मोदी, शाह और केंद्र की बीजेपी सरकार के इतने फेवरेट हैं कि उनके खिलाफ 2 साल में कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस बीच शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र में चुनावी रैलियां रद्द की, दिल्ली में बैठकें की, कई विधायकों से संपर्क किया गया और उनसे कहा जा रहा है कि हालात को ना बिगाड़ें यानी और इसके साथ ही आज यानी सोमवार को फिर से हाई लेवल मीटिंग कर फैसले लिए गए हैं। लेकिन हाल यह है कि 565 दिन से मणिपुर में जारी हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही। मंत्रियों के घर फूंक दिए गए हैं, कई विधायकों के घर पर हमला हुआ है। दहशत का हाल यह है कि विधायकों के घर वालों को मणिपुर से बाहर भेज दिया गया है। अब सवाल यह है कि क्या इन हालात में किसी पीएम को चैन से बैठे रहना चाहिए? सिर्फ प्रचार में महाराष्ट्र दौरे, झारखंड दौरे तक सीमित रहना चाहिए? क्या पीएम के दौरे की लिस्ट में मणिपुर फिट नहीं बैठता? अब आ जाएंगे कुछ लोग ज्ञान देने की पीएम ने गृह मंत्री को तो इस काम के लिए लगा रखा है, हर बात पर पीएम थोड़ा स्टेप लेंगे। एक लेवल तक ये बात ठीक है। निश्चित रूप से पीएम का हर छोटी बात के लिए बोलना या फिर उन जगहों पर जाना मुश्किल है और विपक्ष के दबाव में झुकना भी ठीक नहीं। लेकिन क्या मणिपुर में जो कुछ हो रहा है वो पीएम की नजर में छोटी बात है? क्या बीते 2 साल में मणिपुर की हिंसा न रोक पाना केंद्र की बड़ी विफलता नहीं है? और क्या पीएम जब 2023 से अब तक 1 दर्जन से ज्यादा देशों के दौरे कर चुके हैं, कई राज्यों में चुनावी रैलियां कर चुके हैं, तो कुछ घंटे के लिए मणिपुर नहीं जा सकते जहां के लोग उन्हें बुला रहे हैं? तो इन तमाम सवालों पर मैं वीडियो में आगे आऊंगी, लेकिन आज मैं चाहती हूं कि आप थोड़ा इतिहास पर भी नजर डालें। तो ये उस वक्त की बात है जब भारत को आजादी मिले 2 साल हो चुके थे। ज्यादातर रियासतें बिना किसी विरोध के भारत में शामिल हो चुकी थी, लेकिन इस बीच 23 मार्च 1949 को एक चिट्ठी ने भारत सरकार का ध्यान मणिपुर की तरफ खींचा। ये चिट्ठी मणिपुर की प्रजा शांति पार्टी ने भारत के प्रधानमंत्री को लिखी थी। इसमें मणिपुर के भारत के साथ विलय पर असहमति जताई गई थी और लिखा था कि मणिपुर भारत के बाकी राज्यों के साथ तालमेल नहीं बैठा पाएगा और ऐसे में अच्छा होगा कि मणिपुर और भारत दोनों एक दूसरे के हितों की सुरक्षा करें। लेकिन यह चिट्ठी पढ़ते ही उस वक्त के गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल की नींद उड़ी और उन्होंने विलय कराने का बीड़ा उठा लिया। भारत सरकार ने उस वक्त असम के तत्कालीन राज्यपाल श्री प्रकाश को मणिपुर पर नजर रखने का जिम्मा दिया था। वो गृह मंत्रालय के सचिव वीके मेनन को मणिपुर से जुड़ी हर जानकारी बता रहे थे। मेनन के जरिए यह बातें सरदार पटेल तक पहुंचती थी। श्री प्रकाश के सलाहकार नारी रुस्तम ने अपनी किताब इंपेरिल्ड फ्रंटियर्स इंडियाज नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डरलैंड्स में इस घटना का विस्तार से जिक्र किया है। श्री प्रकाश ने मेनन को बताया कि मणिपुर के नेता भारत में विलय के विरोध में मुखर हो रहे हैं। मेनन ने उन्हें फौरन बॉम्बे जाकर पटेल से मिलने की सलाह दी। पटेल के बेडरूम में 10 मिनट बैठक हुई। उस वक्त पटेल बीमार थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक सवाल पूछा कि क्या इस समय शिलांग में कोई ब्रिगेडियर नहीं है, और इसके बाद निर्देश दे दिया कि हर हाल में मणिपुर भारत में मिलना चाहिए। बॉम्बे से दोनों नेताओं के असम लौटते ही मणिपुर के भारत में विलय की प्रक्रिया शुरू हो गई। सबसे पहले रुस्तम जी मणिपुर के राजा बोधचंद्र से मिलने इंफाल पहुंचे। यहां जब उन्हें भारत में विलय की बात बताई गई तो बोधचंद्र उदास हो गए और रोने लगे। शुरुआत में राजा ने अपने मंत्रियों से सलाह लिए बिना विलय पत्र पर दस्तखत करने से मना कर दिया, लेकिन जैसे ही उन्होंने ना कहा तो उनके घर को चारों तरफ से घेर कर भारतीय सेना ने उन्हें नजरबंद किया। उनके टेलीफोन और टेलीग्राफ लाइन काट दी गई और उन्हें साइन करने के लिए मजबूर कर दिया गया। आखिरकार 21 सितंबर 1949 को बोधचंद्र सिंह ने भारत के साथ विलय समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद मणिपुर में चीफ कमिश्नर रूल लागू किया गया। 1955 में राजा की मौत के बाद मणिपुर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। 21 जनवरी 1972 को मणिपुर को अलग राज्य का दर्जा मिला। लेकिन क्या इसी दिन के लिए मणिपुर का भारत में विलय किया गया था? आज यह सवाल है, क्या आज उस राजा की आंखों के आंसू का कोई मोल नहीं? क्या मणिपुर पर जान छिड़कने वाले उन लोगों की आत्मा आज खून के आंसू नहीं रो रही होगी जब ये हालात देख रही होगी? और क्या भारत में किसी को इसकी चिंता है? मणिपुर के लोग बीते 2 साल से हिंसा की आग में झुलस रहे हैं और इतने बड़े देश की सरकार एक छोटे से राज्य की हिंसा थाम नहीं पा रही। मणिपुर के इंफाल घाटी में रहने वाले बहुसंख्यक मैतेई और पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले कुकी समुदाय के बीच तनाव ने 3 मई 2023 को हिंसा का व्यापक रूप लिया था। तब से लेकर आज तक मणिपुर में सैकड़ों लोगों की जान चली गई, हजारों लोग बेघर होने को मजबूर हैं। हिंसा के स्वरूप में कमी तो हुई है, लेकिन मैतेई और कुकी समुदाय के बीच तनाव में कमी नहीं आई है और हिंसा यदा कदा वहां पर भड़क ही रही है इस पूरे टाइम पीरियड में। पिछले 2 साल में मणिपुर में खुलेआम नागरिक अधिकारों की धज्जियां उड़ी हैं। नग्न कर 2 महिलाओं के साथ बर्बरतापूर्ण हरकत से जुड़ी घटना पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने देखी है, लेकिन पीएम इस राज्य को लेकर वो संवेदनशीलता क्यों नहीं दिखा पाए जो दिखानी चाहिए? यह सवाल आज हमें पूछना चाहिए।
पीएम मोदी आखिरी बार 4 जनवरी 2022 को मणिपुर गए थे और मणिपुर के लिए चुनावी समय था। पीएम के इस दौरे के 4 दिन बाद ही 8 जनवरी 2022 को चुनाव आयोग की तरफ से मतदान की तारीखों का ऐलान हुआ। इस दौरे में पीएम ने कई बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी, बड़े बड़े वादे भी किए थे। इंफाल में प्रधानमंत्री ने वादा किया था कि मणिपुर भविष्य में व्यापार और एक्सपोर्ट का एक बड़ा केंद्र होगा। उन्होंने मणिपुर को देश के लिए एक से एक नायाब रत्न देने वाला राज्य भी बताया था। और क्या कहा था पीएम ने, आज मैं आपके लिए वो लाइंस कोट कर रही हूं। आज मणिपुर की उपलब्धियों पर गौरव करने के साथ हमें यह भी याद रखना है कि अभी हमें आगे एक लंबा सफर तय करना है। हमें यह भी याद रखना है कि हमने ये यात्रा कहां से शुरू की थी। हमें याद रखना है कि कैसे हमारे मणिपुर को पिछली सरकारों ने ब्लॉकेड स्टेट बनाकर रखा था। सरकारों द्वारा हिल और वैली के बीच राजनीतिक फायदे के लिए खाई खोदने का काम किया गया। हमें याद रखना है कि लोगों के बीच दूरियां बढ़ाने के लिए कैसे कैसे षड्यंत्र किए जाते थे। तो 4 जनवरी 2022 का पीएम का यह भाषण का अंश है जो मैंने आपको पढ़कर अभी सुनाया। इससे पहले 2017 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान भी पीएम मोदी ने मणिपुर को लेकर बड़े बड़े दावे किए थे। उस वक्त उन्होंने कहा था कि मणिपुर की तमाम समस्याओं के पीछे का प्रमुख कारण प्रदेश और केंद्र में अलग अलग दलों की सरकारें होना है। उस समय पीएम ने इसी पहलू का हवाला देते हुए मणिपुर की जनता से समर्थन मांगा था और वादा किया था कि जब केंद्र और प्रदेश दोनों में बीजेपी की सरकार होगी तो यहां के लोगों को हर समस्या से हम मुक्ति दिलाएंगे। लेकिन आज पीएम के दावों की कलई खुल चुकी है। ऐसा नहीं है कि राज्यों में अशांति सिर नहीं उठाती या ऐसे माहौल पैदा नहीं होते या देश के लिए वो चिंता का समय नहीं होता, लेकिन मणिपुर में बीते 2 साल में जो कुछ हुआ है वो बेहद चिंताजनक है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि केंद्र की बीजेपी सरकार मणिपुर में हालात काबू में लाने में आखिर विफल क्यों है। वैसे सवाल तो कुछ और भी हैं, जैसे आखिर पीएम मणिपुर क्यों नहीं जाते? क्या उन्हें इस बात से डर लगता है कि उनका मणिपुर जाना विपक्ष की जीत के रूप में देखा जाएगा कि विपक्ष के दबाव के आगे पीएम झुक गए? मणिपुर जाने में शुरुआत में पीएम ने देर की और अब इस पर वो नैतिक हार के रूप में वहां जाना मंजूर नहीं कर सकते। बीरेंद्र सिंह से आखिर इतनी मोहब्बत क्यों है? क्यों उन्हें पद से नहीं हटाया जा रहा? अगर ऐसा किसी दूसरे छोटे राज्य में होता तो क्या बीजेपी की सरकार वहां राष्ट्रपति शासन नहीं लगा देती? लेकिन क्योंकि बीरेंद्र सिंह बीजेपी के हैं और अमित शाह के करीबी हैं, तो क्या इसीलिए उन्हें इतनी छूट दी गई है? और यह हाल तब है जबकि बीजेपी के कई विधायक कई दिन से बीरेंद्र सिंह को हटाने की मांग कर रहे हैं। हालांकि तुलना नहीं हो सकती मणिपुर के हालात की बाकी जगहों से, लेकिन याद करिए राजस्थान में हिंसक घटनाओं के लिए अशोक गहलोत से कितनी बार बीजेपी ने इस्तीफा मांगा। ममता बनर्जी से डॉक्टर के रेप केस के लिए इस्तीफा मांगा गया। झारखंड में अकूत संपत्ति मिलने वाले केसेस में इस्तीफा मांगा गया। लेकिन यहां मणिपुर में 2 साल से सीएम की गद्दी पर बीरेंद्र सिंह काबिज है, तो क्या यह डबल स्टैंडर्ड नहीं है? क्या मणिपुर में एनपीपी ने बीजेपी से समर्थन वापस लेने का ऐलान किया तब गृहमंत्री अमित शाह एक्टिव मोड में नजर आए और उन्हें लगा कि अब कुछ नहीं किया तो सरकार गिर जाएगी। और यह तय है कि अगर सरकार गिरी तो अगले चुनावों में बीजेपी का जीतना बेहद मुश्किल है और इसलिए फिर ये फौरी कदम उठाए जा रहे हैं। दरअसल मणिपुर की हिंसा बीजेपी को बेहद कचोट रही है क्योंकि ये उसकी सबसे बड़ी विफलता है और डबल इंजन सरकार के दावों की पोल खोलती है। बीजेपी मणिपुर में कई गलतियों को स्वीकार करने का नैतिक साहस तक नहीं जुटा पा रही है और पीएम को लगता है कि मणिपुर जाते ही विपक्ष उन्हें घेरने का मौका छोड़ेगा नहीं, जो अभी तक विपक्ष को नहीं मिल पाया था। लेकिन इन सब परिस्थितियों के बीच मणिपुर जल रहा है, लोग मर रहे हैं और देश देख रहा है, मूक दर्शक बन के देख रहा है। और अगर आज आप मूक दर्शक बने हुए नहीं रहना चाहते तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। मणिपुर के लोग जो दिल्ली में, दिल्ली के आसपास, देश के किसी भी हिस्से से अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारी कोशिश आपके घर, आपके पड़ोस, आपके लोगों को, आपके साथियों को बचाने की है, उनकी आवाज को बुलंद करने की है। आप जरूर लिखें कि आपके घर में, पड़ोस में इस वक्त क्या हो रहा है, क्योंकि हो सकता है बहुत सारा मीडिया कवरेज ग्राउंड से ना हो रहा हो, लेकिन आपके कमेंट्स के जरिए भी अगर वो बात देश के सामने आती है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और कई बार देखिए एक बहुत छोटा सा वीडियो भी बड़ी गूंज पैदा कर सकता है, मेरा ये विश्वास है। और न्यूज बीट्स इस तरह के वीडियोस पर हमेशा काम करता रहेगा, इस तरह के सब्जेक्ट्स को आपके सामने हमेशा मजबूती से उठाएगा। बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। उम्मीद यही कि मणिपुर में जल्द से जल्द शांति बहाल हो।